नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक महत्वपूर्ण सूचना हम अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को के साथ साझा करना चाहते हैं कि अब तक जो वीडियो जो जारी किए गए हैं भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा, उनकी संख्या लगभग 930, 940 के आसपास हो गई है और मैं समझता हूँ और हमारे काफ़ी भारतीय भाई बहन वो भी इस बात से सहमत होंगे कि ये संख्या कम नहीं है और इसमें जो हमारे देश के भारतीय भाई बहन हैं उनमें आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम व्यवहार, आपसी वो अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित स्थापित करने के लिए यदि ये सामग्री हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन के पास पहुंच जाए और इस पर मनन करें, देखें, विचार करें तो इस सामग्री कम नहीं है। बस जरूरत इस बात की है कि मतलब मैंने जो सामग्री है इन वीडियोस में उसकी उसकी उद्देश्य परकता तब मैंने सार्थक होगी जबकि हमारे सभी भारतीय भाई बहन इस पर गौर करेंगे, इस पर ध्यान देंगे और उसको अपने जीवन में उसको उतारेंगे। यही उम्मीद, यही विनती, यही मैंने निवेदन हमारे सभी भारतीय भाई बहनों से है कि ये जो वीडियोस हैं अब वीडियोस में कुछ लोग बताते हैं कि शायद इसकी वो लोग डाउनलोड कर लेते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। कुछ निवेदन भारतीय अवाम ताकत दल का यह भी है कि इसको जो वीडियोस को भी देखें, थोड़ा सा एक इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं जाता है कि इसके व्यूज़ जो कोई दूसरे लोग देखते हैं तो कहते हैं इसके व्यूज़ जो है मुश्किल से किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5। तो जो भारतीय एकता या भारतीयता आधारित जितने भी पहलू स्थापित करने के लिए जो इसको जरूरी मानते हैं उसके विरुद्ध जो है जो तत्व या जो शक्तियां माने इसमें लगी हुई है, मतलब कि भारतीय अवाम ताकत दल का जो प्रयास है पूरे देश में भारतीयता के माहौल को लाने का और इससे जो शक्तियां अपने अस्तित्व को खतरा मानती हैं तो इस तरह से वो उनको एक दुष्प्रचार का एक मौका मिल जाता है कि भाई अरे ये क्या विचार है कि इसको तो देखने वाले ही जो है वो 2 या 3 या 4 हैं। तो इस भ्रांति को भी दूर करने के लिए यदि आप लोग इसको डायरेक्ट देखने की कोशिश करेंगे तो इसकी संख्या भी बढ़ जाएगी और ऐसे लोगों को
ने मतलब कि ऐसे लोगों को जवाब भी मिल जाएगा। हालांकि मतलब कि भारतीय जनता दल का या मेरा कोई ऐसी मंशा नहीं है कि इसकी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी तो और क्या फायदे होंगे। हमारा मतलब है कि ये बात जन जन तक भी जानी चाहिए। और थोड़ा सा यदि इसकी व्यूअरशिप यदि यूट्यूब पर भी दिखने लगे कि भाई नहीं भाई इसको हजारों में लाखों में लोग देखते हैं, तो ऐसे लोगों को यानी मुंह तोड़ जवाब जिसे आप कहते हैं, या उनको जवाब या माकूल जवाब भी मिल जाएगा, जो इस बात का माने एक तर्क गढ़ते हैं, बनाते हैं कि भाई इन विचारों को तो कोई देखता ही नहीं है, इसकी जो व्यूअरशिप 4-5 है। हालांकि मैंने ये विचार किसी दूसरे रूप में उसको डाउनलोड करके आगे फॉरवर्ड करके पहुंचती है, लेकिन यदि डायरेक्ट ये सीधे वो यूट्यूब से दिखेंगे तो अभी जो बताया गया है, ऐसे लोगों को भी, ऐसे तत्वों को, ऐसे तत्वों को या ऐसी ताकतों को भी एक उचित और माकूल जवाब उनको मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इतनी वो सामग्री कम नहीं है, और यह भी संभव है कि शायद आज के बाद नियमित रूप से शायद प्रतिदिन एक वीडियो जो जारी होने का क्रम है, वो चूंकि और व्यस्तताएं आ जाएंगी और जिम्मेदारियां आ जाएंगी, तो शायद नियमित रूप से एक प्रतिदिन एक वीडियो जारी होने की बात शायद न हो पाए। लेकिन जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होगी, वो 2 दिन पर, 1 दिन पर या 4 दिन भी हो सकता है, या हफ्ता, तो वीडियो जो है जब भी मैंने अपने देश से संबंधित, देश की एकता से संबंधित और जो भी मैंने ये महत्व के विषय या घटनाएं होंगी, तो वीडियो जो है वो जारी होते रहेंगे। सिर्फ फर्क इतना ही आएगा कि जो नियमित रूप से प्रतिदिन एक वीडियो जो जारी हो रहा था, हो सकता है कि उस रूप में जारी ना हो, लेकिन जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होगी और हमारे अवाम से और हमारे मुल्क से मुतल्लिक कोई भी विषय होगा, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर होगा, तो वीडियो जो है जरूर वो जारी वो होता रहेगा। और कोई और मार्मिक बात आ गई, तब भी जो है वीडियो जो है वीडियो जारी होना जारी रहेगा। हाँ, नियमित रूप से प्रतिदिन एक वाला जो हो सकता है सिलसिला आगे न चले, लेकिन मैंने 2 दिन पर, 3 दिन पर, या कभी कभी 1 हफ्ते पर, या ऐसा वो होता रहेगा। तो बस फर्क इतना ही पड़ेगा बस। तो ये भी बताना इसलिए जरूरी था कि कुछ लोग इसको अन्यथा न लें। तो ये भी एक वास्तविकता है, लेकिन फिर भी समग्री जाते हैं, इसको हर रूप में, सीधे रूप में भी देखिए, डाउनलोड करके आगे बढ़ाइए, और ये हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन के पास पहुंचना चाहिए। और ये मुल्क के लिए, और ये भी बताना बहुत जरूरी है कि यह जो मुहिम है, जैसा कि पिछले कई एपिसोडों में बताया गया है, यह दूसरी आजादी की एक जंग है, वो लड़ाई है। और वो जंग कैसी है कि हमारे देश के लोग जो है एक मानसिक गुलामी के दलदल में फंसे हुए हैं। वो इस बात का फैसला करने में अभी भी उनसे बहुत बड़ी चूक हो रही है कि खास करके चुनाव के मौकों पर वो इसके लिए फैसला नहीं कर पाते हैं कि कौन सा तत्व, कौन सा संगठन जो है उनके समाज के लिए, उनके लिए और देश के लिए और देश की भलाई के लिए है, और कौन इसका शत्रु है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अवाम कुछ स्वार्थी हो गई है, वो जातिगत बातों में, संप्रदायगत बातों में या सांप्रदायिक बातों में, भाषागत बातों में, भाषा आधारित जो प्रांत बने हैं उन बातों में, और क्षेत्रीय और क्षेत्रवाद के चक्कर में, समूहवाद के चक्कर में, और जो है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद के चक्कर में, तो लोग जो है स्वार्थी हो गए हैं। और उसी में
उसी में अपनी अपनी मानसिकता अपनी मानसिकता विकसित किए हुए हैं। और जो अपना जो जो जन कल्याण की या हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के कल्याण की जो भावना होनी चाहिए उसका अभाव है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो है यानी कुछ अपवादों को छोड़ करके जो माने समाज के कल्याण की जो बात है, देश के कल्याण की बात है, उस भावना का अभाव है। व्यक्तिगत स्वार्थ औसतन हमारे भारतीय भाई बहनों के मानसिक पटल पर हावी है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि, और चूंकि ये मामूली बीमारी नहीं है, इसी के चलते जो देश में भारतीयता का माहौल होना चाहिए उसके लाने में दिक्कत आ रही है। और इसी के चलते ये जो समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके लिए माकूल ये माहौल लगता है कि भाई यहाँ के लोग जो है मैंने स्वार्थी हो सकते हैं, खास करके वो अपना स्वार्थ जो है जातिवाद में वो सोचते हैं या निकालते हैं, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता में ही निकालते हैं। तो इन्हीं कमजोरी का ये फायदा जो है, ये जो समाज में विघटन करने वाली ताकतें, समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं, और जो कि राजनीतिक दलों के बीच में है, तो हमसे आपसे जो है यानी इसी कमजोरी का फायदा उठा करके हमसे आपसे वो वोट की ताकत जो है वो छीन ले जाते हैं। तो ये बात तो है। तो इसके संबंध में भारतीय वाम ताकत दल ने कई बार निवेदन भी किया हुआ है कि ये दृष्टिकोण और ये व्यवहार, ये सोच हम सभी भारतीय भाई बहनों को विकसित करना ही होगा कि समाज की भलाई में मेरी भलाई है। ये देखिए ये बात जो है कहने में तो थोड़ा सा मुख्तसर सा है, लेकिन इसका असर, इसका फायदा बहुत बड़ा है। समाज की भलाई में मेरी भलाई है, देश की भलाई में मेरी भलाई है। इस दृष्टिकोण को लाना ही पड़ेगा। और जिस वक्त ये दृष्टिकोण आ जाएगा, ये जो समाज में विघटन करने वाली ताकतें हैं और जिनका कि नाम आप सभी लोग जानते हैं, और भारतीय आवाम ताकत दल इनको बताता रहता है, चाहे वो कांग्रेस या जीएनपीसी हो, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस हो, या भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो इत्यादि हो, ये हो, तब इनकी दाल नहीं गलेगी। जिस वक्त हम सभी भारतीय भाई बहनों में ये भावना आ जाएगी कि समाज के हित में ही हमारा हित है और देश के हित में ही हमारा हित है, व्यक्तिगत स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। लोगों की भलाई में अपनी भलाई देखने का, अपने समाज की भलाई में अपनी भलाई देखने का और देश की भलाई में अपनी भलाई देखने की आदत जब ये पड़ जाएगी, तो इन जो विघटनकारी ताकतें जो राजनीतिक दलों के बीच में है, जो अपने इसी कमजोरी का फायदा उठा करके हमसे आपसे जो है वोट जो है वो छीन ले जाते हैं, तब उनकी कोई दाल नहीं गलेगी। ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसका एग्जिट पोल कल विभिन्न जो है चैनल दिखा रहे थे, तो उनमें 2-3 विचित्र बातें देखने को मिली। जो जीएनपीसी समर्थित या जीएनपीसी का हमेशा पक्ष लेने वाले जो चैनल हैं, जीएनपीसी का माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी या भाजपा विरोधी भी कह सकते हैं, बीजेपी विरोधी, वो बीजेपी को दिखा रहे थे 325, और जो बीजेपी समर्थित वाले हैं वो दिखा रहे थे बीजेपी को 240, 250 या 225। ये देखिए विचित्र बात। अब ये इस तरह से दिखाने का भी इसका मतलब आप लोग वो जान गए होंगे। जो बीजेपी विरोधी किस्म के चैनल थे
वो दिखा रहे थे बीजेपी को यूपी में 325, 326, और जो बीजेपी समर्थक जो समर्थक जो चैनल है वो दिखा रहे थे 240, 230, इसी के आसपास। तो यह भी अपने आप में बहुत एक विचित्र बात है। बीजेपी को यदि 226 दिखाया जाए, 230, 240 दिखाया जाए, या 325, 26 दिखाया जाए, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे भी देखे गए, और खास करके डीके दुबे करके हैं कोई, उनमें एक लीगल माने व्यक्तित्व के वो अपने कहते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर वगैरह हैं, क्या है वो माने कुछ चिंतित, उनके वीडियो से लग रहा था कि वो चिंतित हैं। तो बीजेपी के लोग ही चिंतित भी हैं, और बीजेपी विरोधी चैनल उनको 326 दिखा रहे हैं। इस तरह की बातें अपने आप में क्या कहती हैं? अब बीजेपी समर्थित जो चैनल है वो दिखा रहे हैं 230, 40 या अधिक से अधिक 50 के आसपास दिखा रहे हैं। तो एग्जिट पोल भी दिखाने का, और उनका भी उनकी एक जो मंशा होती है, मंशा होती है, उस पर भी काफी संदेह जाता है। ये तो ये, और जो ऐसे यूट्यूब चैनल जो कि जेएनपीसी के ही पक्ष में हमेशा माहौल बनाते हैं, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, जैसे सत्य हिंदी जो है, सत्य हिंदी या सत्या करके निकलता है, जो आशुतोष वाला, इस पर जो मैंने जेएनपीसी के जितने वो मैंने उनके जितने भी चंगू मंगू हैं, उनका जमावड़ा होता है। अब उनकी जबान से, उनकी बातों से सिर्फ यही निकलता है कि बीजेपी कमजोर हो रही है और जो कांग्रेस आ रही है, जबकि जो कल के मैंने कल के जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि ये जो जेएनपीसी हर जगह उसका डाउनफॉल हुआ है, हर जगह उसकी गिरावट हुई है, और एक भी सरकार नहीं वो बना पा रही है, न तो पंजाब में, न तो गोवा में, न तो मणिपुर में, न तो जो उत्तरांचल में। लेकिन ये जो है, जो मैंने जेएनपीसी के जो कोटेरी, ये कुनबा टाइप का जो पत्रकारों का जो झुंड है, जो गिरोह है, जिसमें एक अम्बरीश कुमार है, आशुतोष है, और जो मुकेश कुमार है, और भी कई हैं उसमें चंगू मंगू, तो बस दिखा रहे हैं कि बीजेपी कमजोर हो रही है और कांग्रेस आ रही है। तो इनके झूठ बोलने का तांता अभी कम नहीं हुआ है। लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम इनको इतना साधारण न समझे। ये इनकी मानसिकता हमेशा जो है, पश्चिमी जो देश हैं, जो कि हमारे इस भारत के दुश्मन हैं, वो उनकी मानसिकता के ये पोषक हैं। ये जो जेएनपीसी है वो इस देश के है ही नहीं, पश्चिमी देशों द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा एक प्लांटेड, एक स्थापित की हुई ये ताकत है, वो भारत के खिलाफ। इसी जो कांग्रेस है, जिसे आप कांग्रेस कहते हैं, जेएनपीसी या गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कॉकस कहते हैं, वह ब्रिटेन या और कुछ पश्चिमी देशों के द्वारा भारत में एक मैंने प्लांटेड, रखी हुई, स्थापित, और वही भारत के विरुद्ध वो ताकत है। अब इसी को हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, इसको पहचानने में मैं बहुत चूक मैंने उनसे बहुत चूक हो रही है। और इसका नेटवर्क इतना मजबूत है, और इसकी चालें इतनी शातिर हैं
कि मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता दल के अलावा कोई ऐसी अलावा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो कि इसकी वास्तविकता को बेनकाब करे। सबसे बड़ी निराशा तो तब आई कि ये बीजेपी वाले, खासकर मोदी जी या उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि राजनीतिक रूप से इनके विरोधी के रूप में मैंने दिखाई देते हैं और इन्हीं को चुनाव में परास्त करके सत्ता में आए थे। सत्ता में आने के बाद वह इसी जेएनपीसी के सारे हितों की रक्षा करना, इनको जो है जो इसका असली चरित्र है, भारत विरोधी चरित्र है, उसको ढकना और जो है और जो है उसकी हर तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जेएनपीसी ने जो है जैसे हमारे और आक्रांता थे इस देश को लूटने वाले, वो नादिर शाह था, मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गजनी था, मोहम्मद बिन कासिम था, अंग्रेज थे, उसी तरह से ये लुटेरी भी है। यानी ये सबके लूट को जोड़ भी दिया जाए तब भी, और उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर भी लगा दिया जाए तब भी उसका हजारों लाखों गुना इस जेएनपीसी ने अपने इस 60-70 सालों के दौरान इस देश को लूटा है। और ये जग जाहिर है, और लूट करके यानी विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा किया हुआ है। ये मौके बेमौके बीजेपी वाले कहते भी हैं, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो जेएनपीसी के उसी लूट करके जमा किए हुए काले धन की ये रक्षा करते हैं। तो हर तरह से रक्षा करते हैं। और बीजेपी का तो इसके कारनामों, भारत विरोधी इसके भारत विरोधी कारनामों का तो गजब ही हिसाब है। ये जेएनपीसी की वो रक्षा नहीं करती है। जेएनपीसी के अलावा जितने और भी जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनकी भी रक्षा करती है और कहती है कि हम राष्ट्रवादी हैं। यानी इतना घटिया किस्म का, इतना घिनौना किस्म का राष्ट्रवादी आज तक नहीं दिखा गया। बल्कि राष्ट्रवाद का मुखौटा देखिए, राष्ट्रवाद का मुखौटा और कोई लगाता भी नहीं है। समाजवादी ये पार्टी के लोग भी नहीं लगाते हैं, आरजेडी वाले तो लगाते ही नहीं हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग लगाते भी नहीं हैं, टीएमसी लगाती भी नहीं है, कांग्रेस लगाती भी नहीं है। राष्ट्रवाद का मुखौटा यही लगाती है। लेकिन राष्ट्रवाद का मुखौटा लगा करके जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, ये सबकी वो रक्षा कर रही है। ये तो बात हो रही थी कि हमारे देश के लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ का जो दृष्टिकोण बैठा हुआ है या उसी के अनुसार जो व्यवहार हो रहा है, उसका अंत करके ये इस दृष्टिकोण को या इस व्यवहार को लाने की जरूरत है कि लोगों की भलाई में अपनी भलाई को देखना, समाज की भलाई में अपनी भलाई को देखना, हमारे मुल्क भारत की ही भलाई में अपनी भलाई को देखना। इस तरह का दृष्टिकोण जो है और उस दृष्टिकोण के अनुसार अपना बर्ताव जो है लाने की सख्त आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि ये इस विषय में भारतीय जनता दल ने अपनी ओर से कोई खोज किया या कोई जो है वो इसका तो इसके विषय में भारतीय जनता दल ने अपनी ओर से कोई खोज किया है या कोई अन्वेषण किया है। मन की निर्मलता के लिए हमारे तमाम संत महात्माओं ने बताया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हमारे हाल इस बात को भी भारतीय जनता दल ने कई बार बताया हुआ, और जो कि इसको समझने की भी आवश्यकता है कि हमारे संत महात्मा जो रहे हैं, और बहुत दूर मत जाइए, बिल्कुल मुश्किल से 4-5 साल पहले वाले, जिसमें कि हमारे संत रविदास हैं, गुरु नानक जी हैं, कबीरदास हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं। इन लोगों ने जो उनकी मेन इम्फेसिस थी, जिन बातों पर बल दिया करते थे,
मन की वो निर्मलता, यानी मन में जो है बिल्कुल एक निष्कपट निश्चल जो है विचार होना चाहिए। इसकी सख्त आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि इसका असर जो है हमारे जो हमारा भारतीय समाज में उसमें नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे इस देश का दो प्रदेश हैं हमारे, जैसे केरल और गुजरात। इसमें जाइए तो जो व्यवहार मिलता है और इन दोनों प्रदेशों में बिल्कुल एक तरह का कि फैमिली रिस्पेक्ट मैक्सिमम मिलता है, ये केरल में भी और जो है गुजरात में भी। महिलाओं के प्रति सम्मान आपको देखना है तो आप आसाम जाइए और जो है वो पश्चिम बंगाल जाइए। ऐसी बात कुछ अच्छी अच्छी बातें तो हैं, लेकिन समग्र रूप में जो बातें जो पूरे देश में जो होने को है वो होना बाकी है। सिस्टम पर विश्वास, जब देखिए जबकि ट्रेन में आप चलिए उत्तर भारत में, खासकर यूपी बिहार में या मध्य प्रदेश से जो ट्रेनें गुजरती हैं तो उसमें टीटी वगैरह काफ़ी वो करप्शन वो करते हुए मिलते हैं। वही दक्षिण भारत की ट्रेनों में जाइए तो ये वो फोर्स नहीं करते हैं, अक्सर मैंने देखा है। तो और खास करके जैसे मैंने बताया कि परिवार के प्रति जो है सम्मान जो है ये दो प्रदेशों में दो प्रदेशों में मैंने खुद देखा हुआ है, केरल में भी और गुजरात में भी। और गुजरात का जो है सामूहिक लग्न, हालांकि यूपी में भी कुछ लोग बात कर रहे थे, लेकिन गुजरात में तो बड़े पैमाने पर सामूहिक लग्न जो है इतनी अच्छी वो परंपरा है कि हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं उनकी बेटियों की शादी जो है बहुत ही सस्ते में वो निपट जाती है। तो कई ऐसी चीजें हैं अनुकरणीय है कि हमारे इसी देश में है, लेकिन वो उसी जगह सीमित रहती हैं। वो अच्छाई पूरे देश में फैल नहीं पाती है। लेकिन हमारे चाहे जो गुजरात हो चाहे केरल हो, इतनी अच्छाई तो है, लेकिन इसके आगे भी अच्छाई को लाने की जरूरत है। अब जैसे ये मोदी महोदय 12 साल या 13 साल तक वहाँ जो है मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये एहसास नहीं करवाया कि आप गुजराती नहीं हैं, आप जो भारतीय हैं। कभी भी नहीं करवाया। जरूरत इस बात की है कि हमारे गुजरात में रहने वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनको एहसास कराना चाहिए कि हमारा असली वजूद है कि हम भारतीय हैं। जो है या गुजराती होना या मलयाली होना या कन्नड़ या तमिल होना, यह जो है हमारी भारतीयता का एक प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है, रूप बदलना है। लेकिन असलियत जो है वजूद जो है वो भारतीयता का है। ये कभी भी मोदी महोदय ने उसका न तो एहसास कराया, न तो इसको जो है वो सार्वजनिक रूप से बोला, न तो वो खुद ही एहसास करते हैं कि वो भारतीय हैं। तो बहुत कुछ और भारतीय होना भी है, सोचना भी, व्यवहार भी है, और पूरे देश के लोगों को भी भारतीय मान करके उनके साथ वही प्यार मोहब्बत, वही बर्ताव लाना भी है। इसकी जरूरत है। तो बात चल रही थी कि ये जो मुहिम है भारतीय जनता दल का, भारतीयता आधारित जितने भी मार्मिक पहलू हैं हमारे भारतीय समाज के और भारत के, वो सभी भारतीयता आधारित होने चाहिए। तो इसका मकसद अभी फिलहाल जो है दूसरी आज़ादी। देखिए, एक आज़ादी जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी, परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मैंने आज़ादी की जंग के दौरान उन्होंने अपने देशवासियों को, अपने भारतीय भाई बहनों के से एक आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। ये बहुत बड़ा वो नारा था और इसको बिल्कुल
उसी भाव में समझने की आवश्यकता है। उनके इस नारे का मतलब ये था कि आप देश के लिए कुर्बानी करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होइए। सबसे पहले देश के लिए कुर्बानी या त्याग करने के लिए आप जब मानसिक रूप से तैयार होइए, उसके बाद ही आज़ादी पाने के नैतिक रूप से अधिकारी बन सकते हैं। बात सही है। कम से कम हम देश के विषय में सोचें, और जब देश की बात कही जाए तो देश भी है और देश के साथ हमारे भारतीय भाई बहन भी है और हमारे अवाम भी है। ये भावना जो है प्रत्येक भारतीय भाई बहन के दिमाग में आना चाहिए। ये आरएसएस वाले क्या कहते हैं, बस पता नहीं कृत्रिम रूप में, दिखावे रूप में देश बात कर देते हैं, अवाम की बात नहीं करते हैं। आरएसएस वाले जो है कभी भी अवाम के प्रति भी भक्ति होने चाहिए, ऐसी बात तो वो कभी कहते ही नहीं है। उनसे पूछिए भाई कि देश से जो मोहब्बत करना है तो क्या यानी ईंट पत्थरों से ही करना है? भारतीय जनता दल तो ये भी कहता है कि यदि इस मुल्क से मोहब्बत है, बात सही है कि इस मुल्क की जो नदियां हैं, पर्वत हैं, जो ऐतिहासिक और जो है इसके सांस्कृतिक धरोहर है, जो स्मारक है सभी, और जितने उसके और हमारे ऐतिहासिक हस्तियां हैं, वंशावलियां हैं, सबसे मोहब्बत है, सब पर गर्व है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी इसमें अवाम है, उससे भी मोहब्बत होने की परम आवश्यकता है। अब जब ये कहा जाता है कि सबसे मोहब्बत, तो वो मोहब्बत जो होनी चाहिए, उस मोहब्बत में फिर भेदभाव ना हो। उसी भेदभाव को मिटाने के लिए ये भारतीयता की बात कही जाती है कि सभी लोग भारतीय हैं, ऐसा मानिए। देखिए छोटी छोटी बातें अब आपको बता रहा हूं। एक जो है जो बनाते हैं ना, जो है प्रेशर कुकर वगैरह जो है, और भी अटैची वगैरह जो बनाते हैं, तो वहां से मैं गुजर रहा था और वो उनसे कुछ जो है वो सलाम बंदगी भी हुआ करती थी, और वो जानते भी थे कि जो है हम जो है मेरी एक राजनीतिक पार्टी है और हम कुछ ऐसी बातें भी किया करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्यों साहब इस चुनाव में आपकी पार्टी नहीं कुछ कर रही? तो मैंने बताया भाई ये ऐसी बात थी। एक वसूल का एक सैद्धांतिक सवाल आ गया था कि माने जिन भारतीय भाई बहनों के लिए ये भारतीय जनता दल संघर्ष कर रहा है, आज उन्हीं के ऊपर एक जानलेवा चुनाव थोपा गया है, तो कैसे हम उसमें यानी भाग ले सकते हैं, जबकि तमाम पार्टियां जो है हमारे भारतीय भाई बहनों के लाशों पर भी सत्ता हथियाने की दौड़ में वो माने बिल्कुल शामिल हैं। तो तुरंत तो कह नहीं सर, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर चुनाव कैसा और शासन कैसा, और सारी बातें बहुत मोटे तौर पर वो समझ गया। और तो फिर मैंने कहा भाई अब हमारी पार्टी तो अभी जो है वो प्रचार नहीं कर पाई, अभी तो यूट्यूब के संदेश के माध्यम से कर रही है, लेकिन जहां भी इस तरह से 2-4 लोग मिल जाते हैं, और अभी आने वाली भी है, सब लोगों के बीच में आएगी, लेकिन जब भी कोई इस तरह से व्यक्ति मिल जाता है तो वो भी मौका वो छोड़ती नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे आप हैं, आप जो है आप जो है वो इस्लाम आस्था वाले मैंने आप जो है उस तबके से हैं, तो भारतीय जनता दल ये कहता है, उनके सामने मैंने कहा, भारतीय जनता दल ये कहता है मैं हिंदू नहीं हूं, न तो आप मुस्लिम हैं, आप भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं। ये बात सुन करके वो इस्लाम आस्था वाले जो भारतीय भाई थे बहुत गदगद हुए। देखिए इन बातों को, जो छोटी छोटी बातें हैं, इनका असर, इनका मतलब, इनका आशय बहुत दूर तक जाता है। वो काम करने वाले थे, जो होते हैं ना, जो प्रेशर कुकर की मरम्मत करते हैं, अटैची बनाते हैं, और जो भी होता है छोटे मोटे, वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे।
जब हमने बस इतनी सी बात कही कि न तो मैं हिंदू हूं, न तो आप मुस्लिम हैं, आप भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, बराबर है, हम आप बराबर हैं, इसलिए जो भी आपस का जो बर्ताव है, जो व्यवहार है, इसी आधार पर होना चाहिए। या हमारे बराबर है, आप हमारे भारतीय भाई हैं। ये बात उनको बहुत पसंद आई। भारतीय जनता दल का ये कहना है, और मैं भी ये कह रहा हूं कि यही बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए, तब ये भेद विभेद मिट जाएगा। वो हिंदू मुस्लिम का कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो भी भारतीय है, हम भी भारतीय हैं, तो फिर यानी भेद कैसा? व्यवहार भारतीयता के आधार पर होना चाहिए। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, वो यादव है तो हम ठाकुर हैं, किस बात का यादव और किस बात का ठाकुर? वो भी भारतीय, हम भी भारतीय, और उसी आधार पर प्रेम, व्यवहार, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ। कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इसको डिरेल करना चाहते हैं, तो कुछ उलूल जुलूल बातें करते हैं। जैसे वो कुछ जो है ये बहुजन समाज के कुछ बहुजन समाज पार्टी से संबंध रखने वाले कुछ सिरफिरे किस्म के, सिरफिरे तो इसलिए कहा जाएगा कि वो कह रहे थे कि आप बहुत एकता की बात करते हैं, वो शादी करवाइए, विवाह करवाइए। पता नहीं कौन सा उनका एक तर्क रहता है कि वो कहते हैं कि शादी करवाइए। मैंने कहा भाई पहले ये व्यवहार तो लाइए, शादी भी हो जाएगी। और अभी भी जिन बच्चों का मन यहाँ बैठ जाता है, शादी होती है ना, वो कहाँ देखते हैं कि वो किस संप्रदाय के हैं और किस जाति के हैं, करते हैं ना। तो शादी विवाह कोई बाधा नहीं है, और कोई इसके लिए यानी शुरुआत करने के लिए कोई कारक भी नहीं है। मुख्य है कि हम किस तरह का शादी विवाह के अलावा जो हम व्यवहार करते हैं, और जिसके अभाव में तमाम ये पक्षपात जैसी बीमारी जो है, पक्षपात जैसी बीमारी हमारे समाज को डस रही है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। इसको देखने की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता दल पूरे देश में जो हमारे 135 करोड़ लोग हैं, उनमें भारतीयता का माहौल, भारतीयता का आचार व्यवहार, बर्ताव ये लाने की कोशिश में लगा हुआ है। सुखद विषय यह है कि हमारे देश के विभिन्न कोनों से ये खबर आ रही है कि लोग इसको महत्व दे रहे हैं, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर और बड़े पैमाने पर इसको अपनाने की आवश्यकता है। अब वो यही काम रह गया। तो उसके लिए माने काफी बड़े पैमाने पर संसाधन चाहिए, ताकि गोष्ठी हो, परिचर्चा हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। और जो लोगों के दिमाग में अभी कुंठा बसी हुई है, जैसा कि हम ही नहीं कर रहे हैं, अब तो इस तरह से आवाजें भी आ रही हैं कि कुछ ऐसा तबका वो अभी बचा हुआ है, बौद्धिक वर्ग का, ब्यूरोक्रेट का, नौकरशाह का, चाहे वो वर्किंग मैनेजर, चाहे वो कार्यरत हो, चाहे वो मैंने सेवानिवृत्त हूं, रिटायर्ड हो। तो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, और अब आपका ये मीडिया, पत्रकारों का, और शहर में जो रहते हैं शहरी वर्ग, और कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे समण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, कुछ और भी इसी टाइप के हैं। ये तबका अभी भी जो भारतीयता का माहौल होना चाहिए, अभी यानी काफी उसका हिस्सा जो है अछूता है। अभी तो इसका ज्यादा पैठ जो है हमारे जो स्वामी विवेकानंद ने इशारा किया था, उसी के आधार पर अभी वही माने सबसे पहले वहीं पर है। उन्होंने कहा था कि बोला था ना, अंग्रेजी में उन्होंने बोला था कि द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। उसका मतलब था कि इस तरह की जितनी भी अच्छी बातें हैं, उनके समर्थन के लिए हमारे देश के जो आम आवाम है, या जो गरीब या मजलूम आवाम है, वही सबसे पहले आएगी। और वो उनकी बातें बिल्कुल साफ चर्चार्थ होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हमारे जितने भी गरीब भारतीय भाई बहन हैं,
हमारे जितने भी उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं वो सबसे पहले इसमें आ रहा है, और यहाँ तक कि माताएं और बहनें भी, वो भी सबसे पहले आ रहे हैं। और उनकी ये भावना, उनकी ये फीलिंग कि कम से कम ये जो संगठन है जो मुझे चला कि सबको सम्मान देने का, वही बराबरी के आधार पर, ये उनको सबसे अच्छा लगता है। तो और ये चीज जो है जो कि उनको सबसे अच्छा लगता है, सामंतशाही सोच वालों को और जो है फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड वालों को, सम्राटवादियों को, ये सबसे बुरा लगता है। तो भारतीय जनता दल को चिंता है तो अपने आम भारतीय भाई बहनों की है, भारतीय भाई बहनों की जो सामंतशाही सोच के हैं, उनको भी दुश्मन नहीं मानता है। उनको भी कहते कि आप अपनी सोच बदलिए, सबके साथ मिलने की, सबको सम्मान देने की और उनसे सम्मान पाने की आदत डालिए। तो हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो हमारे देशवासियों की, हमारे भारतीय भाई बहनों को जो उन्होंने आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, यही मानसिक जड़ता, यही मानसिक कुंठा के कारण जो है मैंने जितनी तादाद में समर्थन, मैंने हालांकि उनके इस दुनिया के से जाने के बाद उनकी कुर्बानियों को लेकर, उनकी देशभक्ति को लेकर के आज भी वो हमारे आपके दिलों पर राज करते हैं। लेकिन उसमें जिसमें उन्होंने ये आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, बहुत कम लोग आए। उसका कारण यही था कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने जो वो चेतावनी दी थी कि इस तरह के विचारों का समर्थन जो है आम भारतीय भाई बहन, गरीब भारतीय भाई बहन, मजलूम भारतीय भाई बहन ही सबसे पहले करेंगे। जो सम्राट वर्ग है, जो सामंतशाह वर्ग है, वो और जो कि संपन्न है, मैंने संपन्न है, मैंने समृद्धि से, रुपए पैसे से भी और बुद्धि से भी संपन्न है, पढ़ा लिखा है, वो आपके साथ नहीं जाएगा। वो इस गांधी के साथ था, जो गद्दार था ना, वो मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि के साथ, लेकिन इनके साथ बहुत कम लोग हैं। तो भारतीय जनता दल उन सारी सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए फिर उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, हमारे उन्हीं परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ही प्रेरणा लेकर के अपने इस देश में दूसरी और सच्ची आज़ादी, वो भी मानसिक गुलामी से के दलदल से निकालने के लिए ये जो है अभियान चला रहा है। वो ये कह रहा है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए, भारतीय जनता दल या मैं आपको दूसरी और सच्ची आज़ादी दूंगा। ये मांग रहा है आपसे कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए, भारतीय जनता दल आपको दूसरी और सच्ची आज़ादी देगा, और हर मायने में आज़ादी। तो ये अभियान है उसका, वो भी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से ही। अपने आचार व्यवहार को निर्मल करने के लिए, निष्कपट बनाने के लिए हमारे इसी देश के तमाम महान हस्तियों ने, महान संतों ने, सूफी संतों ने काफी कुछ कहा हुआ है। बस जरूरत इस बात की कि उसको अब हम अपने जीवन में उतारें, उसका पाखंड कभी न करें। ये दौर चल रहा है, वो अपनाने के बजाय जो है वो पाखंड में ज्यादा विश्वास करता है, इसी से काफी नुकसान हो रहा है। यानी देशभक्ति भी जो कि होनी चाहिए, और जो जिसका एक बहुत बड़ा अभाव है, उसके पीछे भी यही कारण है कि देशभक्ति जैसी चीज, मार्मिक जैसी चीज, महत्वपूर्ण जैसी चीज जो है वो भी पाखंड का शिकार हो गई है। हमारे आचार व्यवहार में वो नहीं है। कुछ समर्पित हैं लोग, हम नहीं कहते हैं, जैसे तमाम अभी जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है, वो चेनाब
नदी पर, तो वो बगैर समर्पण के संभव नहीं है। लेकिन वो चीज हमारे हर क्षेत्र में वो दिखनी चाहिए। मतलब कि जो हमारे जो रेल लाइन बिछा रहे हैं, पुल बना रहे हैं, और इंजीनियर डॉक्टर हैं, औसतन है हम, और हमारी जो फौज है। लेकिन बाकी जो हमारा सामाजिक माहौल है, जो राजनीतिक माहौल है, ये बहुत ही, यानी इन समूह ने, इन राजनीतिक दलों ने बहुत ही गंदा किया हुआ है। उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। और उसी को शुद्ध करने के लिए ये भारतीय जनता दल, ये प्रयास, ये मुहिम, ये अभियान वो चला रहा है भारतीयता का। और जिसके आधार पर जो है उस विषाक्त माहौल में, जिसमें कि ये सब यही चाहते हैं। जब भी चुनाव आता है तो आप देखते हैं ना कि भाई कि ये बीजेपी सबसे पहले ध्रुवीकरण, यानी समाज में ध्रुवीकरण कर लीजिए, 80-20 कर लीजिए, किसी रूप में, यानी समाज को कमजोर करके अपना ये जो चुनाव छीनने की साजिश इनकी शुरू होती है। तो इन समूह ने माहौल को काफी जो है विषाक्त, जहरीला वो बनाया हुआ है। और बीजेपी कोई अकेले नहीं है, इनके साथ जितने भी और भी हैं, समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, आरजेडी वाले, टीएमसी वाले, जीएनपीसी वाले, वाम दल वाले, सब ये सब हमारे भारतीय समाज में विषाक्त जो माहौल है, उसको विषाक्त जो है वो बनाए हुए हैं। तो उस जहरीले विषाक्त जो वातावरण को समाप्त करके एक आत्मीय, अपना एक इंटीमेट, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उस माहौल को लाने की सख्त आवश्यकता है। और जिस दिन ये माहौल आ जाएगा, तो ये, यानी इन सारी ताकतों को, जो विखंडनकारी ताकतें हैं, इनकी दाल नहीं गलेगी। और जो है, और इसी की आवश्यकता है। और इसके लिए भारतीय जनता दल जो है वो रामबाण है। और खासकर हमारी आवाम इनको पहचाने ना, जो है वो भारतीय जनता दल कहता है कि भाई देश में जो एकता स्थापित होनी चाहिए वो भारतीयता आधारित, कि सभी लोग भारतीय हैं। बीजेपी वाले क्या कहते हैं, नहीं, भारतीय एकता की जरूरत नहीं है, हिंदू एकता की जरूरत है। अब इन्हीं को देख करके जो और भी जो छूट भैया हैं, ओम प्रकाश राजभर कहता है कि नहीं, सिर्फ राजभर की एकता की जरूरत है। जो संजय निषाद कहता है कि नहीं, सिर्फ जो है निषाद लोगों को में एकता की जरूरत है। अनुप्रिया पटेल कहती है कि सिर्फ जो है जो कुर्मी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन है, उनमें ही सिर्फ वो एकता की जरूरत है। और उसी प्रकार जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उन्हीं में एकता की जरूरत है। तो ये एक तरह से जो है बिल्कुल हमारे जो पूरे भारतीय समाज में एकता होनी चाहिए, उसके ये बहुत, मैंने कहा कि घातक शत्रु हैं सर, इनको पहचानिए। और जब पहचानिए तो आप फर्क मत करिए कि ये बीजेपी वाला ठीक है तो राजभर वाला गलत है, या राजभर वाला गलत है तो बीजेपी वाला ठीक है, या राजभर वाला सही है तो बीजेपी वाला गलत है। इसलिए सब जो है, जो भी इसे माने जो भी इसे भारतीय एकता, जो भी इस देश की आवश्यकता है, उसको विभिन्न रूपों में तोड़ने के लिए, चाहे वो ध्रुवीकरण हो, 80-20 की बात हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे संप्रदायवाद हो, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो भाषावाद हो, चाहे जो भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हो वो प्रांतवाद हो, क्षेत्रवाद हो, सभी जो है इन्हीं बुराइयों के आधार पर जो ये राजनीतिक जो दल हैं इनको फैन करके, इन्हीं को हवा दे करके जो है अपने स्वार्थ और सत्ता हथियाने की और हमसे आपसे यानी वोट छीनने की जो साजिश करते हैं, उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। और उसके स्थान पर सिर्फ भारतीयता के माहौल को लाने की आवश्यकता है। तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मतलब कि इस बात को सिर्फ जो है पहली बार भारतीय जनता दल ही नहीं कर रहा है। इसी चीज को हमारे कई संत महात्माओं ने वो बहुत पहले कहा है,
अपने आचार व्यवहार को जो है वो पवित्र करने के लिए। कबीरदास ने जब ये कहा कि सांत बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, क्या मतलब उसका? वो यही कह रहे हैं भाई, सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है। बताइए, कह रहे हैं कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है। और जिसके हृदय में सत्य का जिसके हृदय में सत्य है, उसी के हृदय में प्रभु का या अल्लाह या खुदा या गॉड का, वाहिगुरु का निवास होता है। इतनी सी बात हमारे सभी भारतीय भाई बहन इतनी बात मान लें तो भी इस देश का कल्याण हो जाएगा। आगे भी आपसी प्रेम के आधार पर व्यवहार करने के लिए भी जो है वो संत कबीरदास ने आगे भी कहा है कि और जो लोग कभी वो पढ़ जाते हैं, वेद है, पुराण है और मनुस्मृति है, इत्यादि है, उन्होंने कहा भाई कि यदि आपका शौक है पढ़िए, कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पोथी पढ़ जमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ते लोग जो है चले गए, और लेकिन कबीरदास लेकिन संत कबीरदास के आकलन में उनके अनुसार जो है वो जो पंडित नहीं बन पाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2.5 अक्षर प्रेम का उसी को पढ़िए और उसी को जीवन में उतारिए, वही असली पंडित है। तो सबको असली पंडित बनना है, लेकिन कौन वाला? जो हमारे संत कबीरदास जी का है, 2.5 अक्षर प्रेम का उसको पढ़िए और उसको जीवन में उतारिए। तब सभी हमारे भारतीय भाई बहन जो है संत कबीरदास वाला पंडित जो है वो बन पाएंगे। और ऐसे ही पंडित जो है वो बनने की आवश्यकता भी है। हमारे जो ये संत कवि हैं हमारे रहीमदास, उन्होंने ये कहा कि भाई सम्मान देना जो है असम्मान पाना। देखिए, आप सम्मान देंगे, किसी को इज्जत दे देंगे तो आपको इज्जत मिलती है, तो सम्मान देने की बात है। तो उसका कितना बड़ा महत्व है, ये हमारे रहीमदास जी ने सिखाया है। और उनका ये दोहा, और जान लीजिए कि हमारे जितने भी इस्लाम आस्था से जितने भी माने इस तरह से कवि हुए हैं, उन्होंने जितने भी कीर्तिमान और जितने भी मिसालें जो उठाए हैं हमारे हिंदू सनातन की व्यवस्थाओं से, उनकी मान्यताओं से उठाए हैं। अब जैसे उन्होंने ये हमारे जो भोले शंकर हैं, उनकी जो महानता है, उनसे इन्होंने उठाया है हमारे रहीमदास जी ने उठाया है। उन्होंने क्या कहा? मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, अब बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ प्रभु भोले शंकर जी को, उनको जो है वो जहर दिया गया, वो सम्मान के साथ पी गए, तो वो जगदीश कहलाए। और सम्मान रहित या जो है सम्मान रहित से ये राहु जो है वो चुरा करके वो अमृत पी गया और उसने अपना गला को कटवा लिया। तो सम्मान की हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में कितना जरूरी है, और कितना जो है वो अपने समाज का एक सीमेंटिंग फोर्स है, माने सबको जोड़ने वाला फोर्स है। इसका महत्व हमारे जो है महान कवि रहीमदास हमारे महान कवि जो है रहीमदास जी ने बताया हुआ है। और सिर्फ उनके बताने से भी ज्यादा फायदा नहीं होगा।
अब हम सभी का कर्तव्य है कि उनके इस उपदेश का हम अपने जीवन में उतारें कि सम्मान दें और सम्मान पाएं। यही तो भारतीय जनता दल का रहा। और इसी चीज को हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन या हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन है, इसी चीज को बहुत वो पसंद कर रहे हैं। भाई उनको बराबरी वाला जो है सम्मान दिए जाने की बात जो है वो ये भारतीय जनता दल कर रहा है, बराबर कर रहा है कि उनको बराबरी वाला जो है सम्मान दीजिए। और सम्मान किससे? बातों से नहीं, व्यवहार से भी। और भी क्षेत्रों से हमारे समाज को जोड़ने के लिए, हमारे समाज में आपसी व्यवहार में आत्मीयता लाने के लिए लोगों ने प्रयास किया है। अपने आचार व्यवहार में निर्मलता लाने के लिए भी प्रयास किया है। निष्कपट होने के लिए भी वो प्रयास किया हुआ है। बस हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि उनके इस उपदेश को, उन सिखाए हुए रास्ते को हम लोग महत्व दें और अपनाएं अपने जीवन में। नहीं तो ये जिस तरह की नफरत की आग से फैला रहे हैं अपने देश में, ये बहुत ही घातक है। वास्तव में ये इस तरह की बातों का स्थान नहीं मिलता तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गद्दारों को जगह नहीं मिलती। भारतीय जनता दल बराबर जो है भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा की बात करता है। जिसकी की आवश्यकता है इस मुल्क को, उसी का जो मजाक उड़ा है ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जरा इसको देखिए वो कैसे कहता है कि यानी इस देश को जो है भाईचारा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस भाईचारा में जो है वो भाईजान बन गए और हम चारा बन गए। इस तरह का उपहास, इस तरह का मजाक उड़ाना, ये जो है गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे देशद्रोही वो कर सकते हैं। और क्या बताएं कि जब से मोदी महोदय शासन में आए हैं, तमाम देश के दुश्मन हमारे भारतीय समाज की एकता के दुश्मन वो बरसाती मेढक की तरह पैदा हो गए। और उनमें सबसे आगे यही है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। और फर्दर डाउन द लाइन आप जाइए तो इसके संगठन में वो मिल जाएगा, वो जो है नीरज अत्री मिल जाएगा। एक वो चलाता है वो जयपुर डायलॉग, पता नहीं कौन, वो कुछ नाम दिखाने के लिए जो है वो नेहरू परिवार की बात करते हैं। ये इसी फर्क को समझने की जरूरत है कि इस देश के लिए जो एक विदेशी ताकत के रूप में जेएनपीसी है, जो कि इस देश का बस सिर्फ शोषण, दोहन संसाधनों का एक डकैत के रूप में, लेकिन उसके इस चरित्र को, इस फितरत को, जेएनपीसी के इस चरित्र और फितरत को छुपाने के लिए ये सब क्या करते हैं, जो ये जयपुर डायलॉग वाले, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वाले, फलाने वाले, ढकाने वाले थोड़ा बहुत का करके फिर अपने उसी चरित्र में पर चले आते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आक्रमण करने के लिए। और आक्रमण करके फिर वही हमारी जो देश में जो भारतीय एकता की आवश्यकता है, भावनात्मक एकता की आवश्यकता है, उसी को समाप्त करने के लिए इनकी गतिविधि जो है वो चालू हो जाती है। जरूरत इस बात का है कि हम देश के गद्दारों को ठीक से पहचाने और इन गद्दारों की गद्दारी या गद्दारी के कारनामों को ढकने की जितनी एजेंसियां खड़ी हो गई हैं, उनको भी वो पहचाने। जैसे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, क्या करता है, जब भी नेहरू की बात आएगी तो बोलता है हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर जो इतना बड़ा गद्दार रहा हो और जिसने पाकिस्तान बनवाया, 25 से 30 लाख
हमारे भारतीय भाई बहनों को मरवाया। देखिए, जब ये बात कही जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये पुराने गड़े मुर्दे आप क्यों उखाड़ते हैं, पुरानी बात हो गई, आगे बढ़िए, मोबाइल का जमाना है, नेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, डिजिटल जमाना है। अरे भाई, हर समाज को अपने इतिहास से सीख लेनी चाहिए। जब आप इतिहास ही नहीं समझेंगे तो इतिहास खुद कहता है कि जो अपने इतिहास से सीख नहीं लेता है, इतिहास को समझता नहीं है, फिर इतिहास वो दोहराता भी है उसके ऊपर। Those who do not value and study history repeats itself, दोहराता है उसको। तो इतिहास समझना बहुत जरूरी है। और खास करके जीएनपीसी वाम दल जो कि बहुत जमाने से ये संगठन है, इनकी फितरत और भी हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, यानी हमारा राष्ट्रीय हित कहाँ है, इसके तराजू में, इसके जो है वो परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि ये सब कितने घातक हैं जीएनपीसी वाले, और इनके जो है वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी कितने घातक हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। और जब कितने घातक हैं, तब फिर सवाल उसके आगे भी बढ़ेगा, कौन लोग हैं जो कि इसको उसका समर्थन दे रहे हैं। अब देखिए, जो सत्य हिंदी वाला जो मतलब यूट्यूब चैनल है, सब वो इसी जीएनपीसी कैसे सत्ता में लौटे, इसी की साजिश वो करते रहते हैं। तब आप यानी हम सभी का या आपका दिमाग वहां जाएगा कि ऐसे देश के दुश्मन वो पड़े हुए हैं। तो काफी ऐसी चीजें हैं, लेकिन जो है जरूरत इस बात की है कि हम अपने भारतीय भाई बहनों में कैसे सद्भाव बढ़ाएं, भारतीयता आधारित, इसकी सख्त आवश्यकता है। और यदि आप नहीं बढ़ाएंगे तो जो है पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे गद्दार इस देश के, असदुद्दीन ओवैसी जैसे यानी इस समाज को तोड़ने वाले, और उसका जो छोटा भाई है वो बहुत ही घातक है। कैसे बोलता है, उसके वक्तव्य को किसी ने सुना है? कभी बोलता है कि 10-15 मिनट के लिए पुलिस और सेना हटाइए, मैं दंगे वो मचवाऊंगा। कभी कहता है कि हमने राज किया है, कभी कहता है कि हम 20 करोड़ जो है वो 100 करोड़ के ऊपर भारी बोलता रहता है। लेकिन वो ऐसे तत्व जो है उनको ताकत मिलती है पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे गद्दारों से मिलती है, क्योंकि इस ओर ये बैठा हुआ तो उसी के जवाब में यानी वो बैठा हुआ। लेकिन ये सब जो है मोदी जी, नकली राष्ट्रवादी, उनके शासनाधीन, उनके शासन के तत्वाधान में पल रहे हैं। इस चीज को समझिए। मोदी जी के विषय में वो कह रहे थे कि शायद ये कहते हुए वो सुने गए थे कि तमिलनाडु में जब कोई कहता है कि हमको तमिल होने पर बहुत गर्व है, अपनी तमिल भाषा पर गर्व है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से कहना ही यही तो है वो तुच्छीकरण। जरूरत इस बात की है कि उनमें भारतीयता का एहसास दिलाएं। जरूरत इस बात की है कि बताएं कि भाई आपका असली वजूद है कि आप भारतीय हैं। तमिल होना या तमिल के रूप में जो भी है वो भारतीयता का प्रकटीकरण है, उसका एक स्वरूप है, लेकिन असलियत जो है वो भारतीयता का है। ये समझाने के बजाय मोदी जी जैसे देशद्रोही लोग जो है तुच्छीकरण का, ये बीजेपी वाले जीएनपीसी के ऊपर जो है तुच्छीकरण का आरोप लगाते हैं। लेकिन किस तरह से ये तुच्छीकरण कर रहे हैं, इसको भी देश देखा है और लोग देख रहे हैं। किसी को जो है वो ये तुच्छीकरण कराइए कि हमको मराठी होने पर गर्व, हालांकि इसके समर्थक मिल जाएंगे, लेकिन जरूरत इस बात की नहीं है। उनको बताना है कि आपको मराठी होने पर गर्व, यानी गर्व करने का सवाल ही नहीं है। आपको गर्व या एहसास या अटैचमेंट या जो भी है, आपको सिर्फ जो है भारतीय होने पर करना है। आपको मराठी होना, गुजराती होना, उड़िया होना,
यह जो है उसी भारतीयता का एक रूप है, उसका प्रकटीकरण है या उसका मैनिफेस्टेशन है। ये एहसास कराना है। इसलिए मौलिकता, वास्तविकता, असलियत जो है वो भारतीयता का है, क्षेत्रीय बातों का नहीं है। भारतीय संविधान ने भी ये जितनी भाषाएं हैं, पंजाबी है, बंगाली है, उड़िया है, गुजराती भाषाओं को कभी भी क्षेत्रीय भाषा नहीं बोला। भारतीय संविधान ने इन भाषाओं को कभी भी क्षेत्रीय भाषा या लोकल लैंग्वेज नहीं बोला। क्या बोला? हमारी भारतीय भाषाएं, हमारी इंडियन लैंग्वेजेस। तो ऐसे तो ये राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी इनको पहचानने की जरूरत है। हमारे देश के सभी लोग, चाहे वो चाहे हमारे जो भौगोलिक खंड या राजनीतिक खंड जो है, कर्नाटक हो, चाहे वो आपका केरल हो, या तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, गुजरात हो, उड़िया हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, आपका बंगाल हो, असम हो, जो भी हो, सभी लोग भारतीय हैं। भारतीय होना ही उनकी वास्तविकता है, उनकी असलियत है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में जो कोई वो बांग्ला वाली बात है या बंगाली वाली बात है, लेकिन वो हमारी भारतीयता का एक स्वरूप है, उसका मैनिफेस्टेशन है। इस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। तो उसमें भी ये मोदी जी जैसे, यानी और उसमें आग लगाने के लिए जो है तुष्टीकरण, और ऐसे लोग जो है वो दूसरे के ऊपर, जेएनपीसी के ऊपर जो है आरोप लगाते रहे कि ये तुष्टीकरण करते हैं। हालांकि वो भी तुष्टीकरण है, ऐसी बात नहीं है। तो उसी तरह का तुष्टीकरण यानी ये करना है। तो बताया जा रहा था कि खैर विषय थोड़ा सा भटक गया कि हमारे इसी भारतीय समाज के और भी तबके हैं जो कि हमारे देश में और हमारी भारतीय समाज में किस तरह से अखलाक मोहब्बत किस तरह से समृद्धता है, इसके लिए यानी उन लोगों ने भी प्रयास किया है। जैसे इसी बॉलीवुड के एक हस्ती थे, गीतकार थे, साहिर लुधियानवी साहब। उनको इनकलाबी शायर भी कहते हैं या गीतकार भी कहते हैं। मैंने जीविका चलाने की मजबूरी थी तो वो गीतकार बन गए, लेकिन मूलतः उनकी जो हस्ती है वो शायर थे। तो शायर वाला व्यक्तित्व जो है उनके फिल्मी गीतों में भी झलकता है, और पूरी बात जो है वो उतारते हैं उसमें। शायर लुधियानवी साहब जो है अपने शायर के व्यक्तित्व को फिल्मी गीतों में भी उतारने से वो चूकते नहीं हैं। जब एकता वाली बात आई तो उनका वो व्यक्तित्व और उनका वो चरित्र जो है वो प्रस्फुटित हो गया। तो उन्होंने कहा कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। देखिए उनकी भावना जो है बिल्कुल वो फूट करके बाहर आई, और आगे उन्होंने समझाया भी कि भगवान ने हर इंसान को इंसान बनाया, ये तो हम हैं या हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। एहसास भी करवाया कि इसके दोषी हम हैं, और किसी और पर वो थोपने की यानी कोशिश करते हैं। तो भगवान ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। खुदा ने तो बख्शी बस एक ही धरती, खुदा ने तो बख्शी बस एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तो ये खुराफात हमारी है। तो उसी खुराफात को मिटाने के लिए जो है साहिर लुधियानवी जैसे महान व्यक्तित्व जो है अपने फिल्मी गीतों के माध्यम से भी इस हमारे भारतीय समाज को बहुत कुछ देने का उनका प्रयास है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारा आपका कर्तव्य है कि जितनी अच्छी बातें हैं उनका सहारा लेकर हम अपने व्यवहार में, बर्ताव में, आचरण में, सोच में परिवर्तन लाएं,
और भारतीयता के माहौल को मजबूत करें और सबको भारतीयता के आधार पर, बराबरी के आधार पर सम्मान दें, प्रतिष्ठा दें, इज्जत दें और उनसे इज्जत पाएं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।